Hello everyone. Today we'll be discussing about plant cell. In this video, learners would be able to understand that different cells have different shapes and size, basic understanding about plant cell, differences between plant cell and animal cell, and structure and function of cell wall. इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस हैं सेल्स के। जैसे ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बाइकॉन्केव और सर्कुलर हैं, तो इनका थोड़ा सा शेप अलग होता है बाकी के सेल से। ब्लड में ही वाइट ब्लड कार्पस्कल्स भी रहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जनरली वाइट ब्लड सेल्स जितनी भी हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स अलग अलग होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी और बी सेल्स, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सारी ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं और इनके अलग अलग शेप्स और साइज और फंक्शंस होते हैं। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये हम जैसे कि देख रहे हैं लंबी और पतली होती हैं। और नर्व सेल की मेन जो बॉडी है इसको हम साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। और जो प्रोसेसेस इसके चारों तरफ हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइटिक प्रोसेसेस हैं ये। और ये हिस्सा नर्व सेल का यूजुअली कुछ न्यूरॉन्स में बहुत लंबा होता है, कुछ न्यूरॉन्स में छोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ की कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट से और हमारे टिश्यू से ये न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है, नर्व सेल कनेक्ट कर रही है। तो दीज आर लॉन्ग विद ब्रांच डेंड्राइटिक प्रोसेसेस और साइज इनका वेरिएबल रहता है, बट कुछ एक्सॉन्स 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़ हैं। जाइलम हमें मालूम है कि रूट्स से जितना भी पानी और मिनरल्स है उस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। और जाइलम में 4 अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जिनका शेप और साइज अलग अलग होता है। जबकि फ्लोएम जो ग्रीन पार्ट प्लांट का होता है, जो खाना या फूड सिंथेसाइज करता है, उस फूड को प्लांट के दूसरे भागों में पहुँचाने का काम करता है। इसमें भी अलग अलग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मीजोफिल सेल्स हैं जो राउंड और ओवल होते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ऑस्ट्रिच माइकोप्लाज्मा का साइज पूछा गया है पिछले साल के नीट के एग्जामिनेशन में। ये अलग अलग सेल्स के साइजेस इसमें दिए हुए हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल्स तो डिस्कस किए थे। यूकैरियोटिक सेल्स के सारे फीचर्स प्लांट सेल्स में होते हैं, बट प्लांट सेल्स में कुछ फीचर्स और एक्स्ट्रा होते हैं और कुछ फीचर्स उनमें कम भी होते हैं। तो प्लांट सेल एक रिजिड सेल वॉल से सराउंडेड होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, एज वी कैन सी हियर। दिस इज़ द आउटर लेयर, outermost कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल विच इज़ नोन एज सेल वॉल। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल को बहुत सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल में बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, ट्रू वैक्यूल जिसको हम कहते हैं, ट्रू सैप वैक्यूल। ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है और यूजुअली सेंट्रल पोजीशन ये लेता है। प्लांट सेल्स का जो फिक्स शेप और साइज होता है वो उसके वैक्यूल और सेल वॉल की वजह से ही होता है। जब भी कभी प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट यूजुअली फ्लैसिड हो जाता है। उसका मेन रीज़न उसके वैक्यूलर कंटेंट का कमी हो जाने की वजह से ऐसा होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में एक्सेंट्रिक होता है। और एक बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो एज सच इस पृथ्वी पे लाइफ चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी इन्हीं के वजह से है। प्लास्टिड्स में जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, और जो प्लांट सेल के जो टिश्यू ग्रीन होता है उनके सेल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं प्लास्टिड्स के वजह से, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में पूरा होता है। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया उतने अबंडेंट नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा चेंज गोल्जी बॉडीज़ में प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। सो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So as we discussed, plant cell has a rigid cell wall which is made up of cellulose and it is present outside the plasma membrane. ये डबल स्टार के साथ जो भी पॉइंट है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले नीट के एग्जामिनेशंस में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है।
और ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल होती है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल के अलावा कोई और पिगमेंट हो, अलग कलर्स की हो, उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होती उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो तीनों ही फॉर्म में प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं और प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल अभी हमने देखा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, ट्रू लार्ज सैप वैक्यूल ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। एनिमल सेल में छोटे छोटे मल्टीपल वैक्यूल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस प्लांट सेल में यूजुअली सेंट्रल पोजीशन इनका वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है, तो न्यूक्लियस साइड में रहता है, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक होता है। और लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस यूजुअली सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। और जो सेल डिवीजन है प्लांट सेल में ये असिस्ट किया जाता है गोल्जी डिराइव्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से, जबकि एनिमल सेल्स में ये सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में ये काम करते हैं, जिसमें सेल डिवीजन में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें गोल्जी डिराइव्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल शेप इनका रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन डिफरेंट शेप्स अभी हमने देखा डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं। एनिमल सेल यूजुअली राउंडेड होता है, बट अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने न्यूरॉन्स देखे, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स देखे, आरबीसीज देखे, तो अलग अलग सेल्स के शेप्स भी हो सकते हैं। लाइसोसोम्स नॉर्मली प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल सेल में सुसाइडल बैग के फॉर्म में हमने देखा है लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो सारा सेल में जितना भी वेस्ट है उसको भी प्रोसेस करते हैं, प्लस वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है तो उनके डाइजेशन का भी काम करते हैं। गोल्जी एपरेटस पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहते हैं प्लांट सेल के केस में, और थोड़े से सिंपलर स्ट्रक्चर्स, थोड़े से सिंपल होता है इनका स्ट्रक्चर, उनको हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में बहुत ही कम्पैक्ट, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिएंट सिंथेसिस में हमें मालूम है प्लांट्स ही सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हैं और बेसिकली एनर्जी फिक्सेशन का प्रोसेस भी प्लांट्स में ही होता है। तो प्लांट्स सारे न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं, सारे अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स को एंजाइम से सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम लोग एनिमल सेल सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स तो कर ही नहीं पाती है, हालांकि कुछ प्रिकर्सर से कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह अपनी बॉडी में बना लेती है, बट बाकियों के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। रिजर्व फूड प्लांट्स के केस में स्टार्च होता है और एनिमल्स के केस में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। Now we'll talk about cell wall. So as we have seen, cell wall is a rigid structure that is surrounding cell membrane. It forms the outermost covering of fungi and plants. सेल वॉल सेल को शेप देता है और सेल के सारे इंटरनल जितना भी स्ट्रक्चर अंदर का है उसको मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन दोनों से प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन में और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल जैसे पैथोजेंस वगैरह के लिए बैरियर का भी काम करता है। एल्गल सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल मोस्टली इसका मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है, लेकिन कुछ और कंपोनेंट्स जैसे हेम्यूसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स भी इसके कंपोनेंट्स रहते हैं। जो प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है, पहली सेल वॉल बनती है, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल बहुत पतली होती है, जैसे ये सेल है, इसके आउटर लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल बेसिकली रहेगी वो प्राइमरी सेल वॉल होती है इनिशियली। तो प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है और यूजुअली ये मेरिस्टेमेटिक या पेरेन्काइमेटस टिश्यू में पाई जाती है और इट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ। सो प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। और प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है जैसे जैसे सेल मैच्योर करती है और प्राइमरी सेल वॉल की जगह सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल में बच्चों आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा अंदर की तरफ से बनती है, तो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे बाहर की तरफ जाती जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल या टर्शरी सेल वॉल जो भी बनेगी वो सेल के अंदर से ही
बनेगी। तो अगर हमारी सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर सेकेंडरी आएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी है और प्राइमरी है। सो प्राइमरी सबसे क्योंकि पहली है तो जो भी नया सिंथेसिस होगा वो अंदर की तरफ से शुरू होगा। तो अंदर से बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो अगर सेकेंडरी या टर्शियरी सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होगा तो वो अंदर से बाहर की तरफ ही होगा। सो सेकेंडरी सेल वॉल ये बीच में प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के। अगर टर्शियरी सेल वॉल की हम बात करें तो ये बीच में प्रेजेंट रहती है सेकेंडरी सेल वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसमें भी सेल्यूलोज होता है अलॉन्ग विथ सम अदर पॉलीसेकेराइड्स, लिग्निन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्राइमरी सेल वॉल इज कंप्लीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल सीजेस। सो ये तभी प्लांट बनाता है जब प्लांट का एक्सपेंशन और बाकी उसका प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बनने के बाद थोड़ा सा प्लांट में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इट इज़ फाउंड इन वुडी एंड हार्डर प्लांट्स। और सेल वॉल का ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं बहुत पोरस और बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर चीज़ बहुत फ्रीली पास हो जाए, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत कम्पैक्ट और इंटिकेट स्ट्रक्चर है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला स्टिकी होता है एंड मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशन में। और मिडिल लैमेला का काम होता है ये जो आसपास के सेल्स होते हैं उनको ग्लू करके उनको कंपैक्ट करके रखता है। जैसे हम ये देख रहे हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो ये जो सेल की ग्लूइंग है आपस में, ये मिडिल लैमेला का काम होता है। और पैक्टेट कंपोनेंट्स सॉल्युबलाइज हो जाते हैं जेली लाइक सब्सटेंस में, जो फ्रूट्स की राइपनिंग के समय उसके सॉफ्ट पार्ट को ये बनाते हैं। अच्छा, सेल वॉल और मिडिल लैमेला इनको बीच में एक हम देख रहे हैं कई जगह पे कनेक्शंस रहते हैं टनल लाइक, इनको हम प्लाज्माडेस्मेटा कहते हैं। ये जो आसपास के सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करते हैं। सो इनको हम प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूम कह सकते हैं, जिसको सिम्प्लास्ट भी कहते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली अलग अलग जो साथ में अलग अलग सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। सो ये दीज आर काइंड ऑफ कैनल्स lined by plasma membrane having simple tubules or branch tubules. So desmotubules, these are extension of endoplasmic reticulum. So ये they are like desmotubules are like extension of endoplasmic reticulum. और प्लाज्मा डेस्मेटा का काम होता है it provides passage for transport of many substances. तो इधर से उधर अगर कोई सब्सटेंस आना जाना है so that is basically done by plasma desmata. और सेल में ये स्टिमुलस या कोई भी बाहर से कोई ट्रिगर आया, सेल के बाहर से कोई ट्रिगर या स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को हम समझ सकते हैं जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं और कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ स्टिमुलाई विच विल इन्वोक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। अगर दरवाज़ा नॉक हो रहा है तो हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स देंगे उनको। तो स्टिमुलस जब भी कोई एक्सटर्नल आता है, सेल के लिए एक्सटर्नल सेल के बाहर हो जाएगा, हमारे लिए हमारे बॉडी के बाहर का हो जाएगा, तो उसके बाद स्टिमुलस के बाद यूजुअली रिस्पॉन्स आता है कि उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में हम क्या रिस्पॉन्स या सेल क्या रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, ये पिट्स जो हैं दीज आर एरियाज ऑन द सेल वॉल विदाउट सेकेंडरी वॉल। सो आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल के एरियाज ही हैं लेकिन सेकेंडरी वॉल नहीं है। और जो एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये और ये सेल है, इसमें पिट्स एकदम अपोजिटली प्लेस्ड होते हैं, जिसके वजह से ये पूरे के पूरे पिट पेयर बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं दीज क्रिएट पिट पेयर। और इसमें मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल रहती है जिसमें पोर्स परमिएबल होते हैं, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस। तो इसमें सिंपल पिट्स होती हैं, सिंपल पिट्स हो सकती हैं, दे आर विथ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ पिट चैम्बर, देयर इज़ नो सेकेंडरी वॉल इन द सिंपल पिट। और बॉर्डर्ड पिट्स हो सकती हैं, इनमें सेकेंडरी वॉल के ओवरहैंग्स होते हैं और ये हेल्प करती है मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। और कुछ बैक्टीरियाज और ई कोलाई में दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो सेपरेट होती हैं सेल वॉल से। इनकी सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट होता है प्रोटीन, पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन और या म्यूरिन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का, जिसके वजह से हमने ग्राम स्टेनिंग में भी डिस्कस किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन रिटेन कर सकते हैं।
और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम लोगों ने अभी एक स्लाइड में देखा था, ये परमिएबिलिटी बैरियर है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये फ्रीली किसी को भी इंटरनल एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं करती है। जबकि सेल वॉल जो है वो बहुत परमिएबल होती है छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, सेल वॉल इज़ क्वाइट पोरस, तो उसकी वजह से सेल वॉल के अंदर से एंट्री मॉलिक्यूल्स की फ्री होती है। सो वी कैन कॉल इट कंप्लीट परमिएबल। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 1991 and the region between two membranes containing the cell wall is called periplasm, and other bacteria and archaea have only a single membrane surrounded by cell wall. और ग्लाइकोकैलिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, बैक्टीरियल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है, सो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय सेल वॉल फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So eukaryotic animal cells, so these are some of the points we'll see. So eukaryotic animal cells do not have cell wall and their cell membrane consists of phospholipid bilayer. This was also a question. Will be in the next video, we'll talk about cell membrane. जो प्लांट सेल्स होते हैं, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है. यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे मेम्ब्रेन्स जो हैं अंदर के कंपार्टमेंट्स में रहते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं. जैसे एक एग्जांपल है पेरोक्सिसोम, विच प्लेज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी कन्वर्जन. दे हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन. सो ये भी एक क्वेश्चन है पिछले नीट के एग्जाम में. और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी करेंसी एटीपी सिंथेसाइज होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है. तो बैक्टीरिया की जैसे ही आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, और अभी हमने देखा कि वो पूरी परमिएबल होती है, जबकि इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है. और कुछ एविडेंसेस ऐसे बताते हैं कि एंडोसिम्बियॉन्ट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, वो इवॉल्व हुए हैं. So just we will talk about the membranous structures. So nucleus has double membrane which is not continuous. Instead it has set of closed membranes that come together at structures called nuclear pore. और जो nuclear pore होते हैं ये basically transportation in and out nucleus के जो भी होना है उसको regulate करते हैं. और nuclear membrane linked होती हैं दूसरे membrane defined structure से, especially endoplasmic reticulum से. हम endoplasmic reticulum को देखें तो एक kind of continuously ये nuclear membrane के साथ ही बाहर आता जाता है, जिसका मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली न्यूक्लियस के साथ जो रहते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं. और इनमें जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, और भी बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, और कुछ मॉडिफिकेशन गोल्जीज में भी होता है. तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे इंटरनल कंपार्टमेंट्स होते हैं जो स्पेशली अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के हैं वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, जिसमें ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड हैं. बाकी ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन्स होती है. और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स. राइबोसोम्स के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और सेंट्रोसोम्स के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. उनके